राम मंदिर को लेकर जो एक लक्ष्य था, संघ परिवार आगे किस बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहा है? संघ की मुख्य वर्किंग है वो तो भारत के नागरिकों में चरित्र निर्माण करना, खासकर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना। और ये राम मंदिर बनना या धारा 370 हटना, ये उसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, बड़े बिंदु भी हो सकते हैं। आरएसएस की शुरुआत में ये थी कि नेशनल बिल्ड हो, करेक्टर बिल्ड हो, इसके लिए लोगों को खड़ा किया जाए। कोरोना टाइम्स में कैसा काम हुआ है या मौजूदा बाढ़ की स्थिति में कैसा काम हुआ है? असल में कोरोना एक आपात स्थिति जैसा है, तो इसमें खाली इसी को लेकर सरकारों को आकलन में नहीं लेते। पानी भरा हुआ है, बारिश ने बेहाल कर दिया है, यहाँ पर किस तरीके से एक्टिव है आपका संघ? बड़े मायनों में तो हम सरकार के पीछे रहकर उनकी सहायता में लगते हैं, ताकि उनको अगर मैन पावर नहीं मिल पाती तो हमारे कार्यकर्ता उनको मिल जाए। आत्मनिर्भर भारत को लेकर इस सपने को कैसे साकार किया जा सकता है? यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि लोग नौकरियों की तरफ ना भागकर स्व व्यवसाय की तरफ आए, तो अगर ऐसा होता है तभी इसमें मदद मिलती है। नागपुर में एक बड़ी स्टेज पर प्रणब मुखर्जी के साथ आप नजर आए थे, कैसा उसके बाद आपको रिस्पांस मिला था? पूर्व राष्ट्रपति का एंटर होना और मेरे द्वारा उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करना, और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हमारा जब आपस में परिचय कराया तो विचित्र अनुभूति थी। क्या लगता है आपको बाकी जो धर्मों के चेहरे हैं उनको कितना स्पेस मिल पाता है या कितना कनेक्ट वो कर पाता है? एक्चुअली क्या है कि आरएसएस का बड़ा स्पष्ट मत है कि आरएसएस इस देश को सशक्त खड़ा करने के लिए हिंदुओं का संगठन करता है। मूल रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो संगठन है, उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, अगर भारतीय संस्कृति के अनुकूल आते हैं उनको भी संगठित करता है। आमतौर पर सिख संगत उत्तराखंड में या पंजाब में या बाकी प्रदेशों में कितना आपके कनेक्ट में आती है? सिख संगत माने आम सिख। जी जी जी। हाँ, तो वो नेचुरली ये बहुत कम है। पहले हम संघ वाले कहते थे कि देखो भाई, मोबाइल का यूज नहीं करना, प्रत्यक्ष जाके मिलो। अब उसके ठीक विपरीत कहते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं मिलना, मोबाइल से मिलो। नमस्कार, पंजाब केसरी ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रमित। पंजाब केसरी ग्रुप पर आज हमने आरएसएस के एक ऐसे चेहरे को जोड़ा है जो आरएसएस के सिख स्वयंसेवक हैं, गजेंद्र सिंह। इनको आपने पहले भी कई बार देखा होगा और ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब नागपुर में एक बड़ी स्टेज पे प्रणब मुखर्जी के साथ ये नजर आए थे। उस समय गजेंद्र सिंह के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई। वैसे इनका रोल जो है वो काफी, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है। ये जिला विभाग से लेकर सह संचालक के तौर पर सेवा कर चुके हैं और इसके अलावा प्रांत संघ चालक बनने से पहले ये राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट में अतिरिक्त वकील के तौर पर ये तैनात हैं और आज हमारे साथ पंजाब केसरी ग्रुप पर जुड़े हैं। और ये उत्तराखंड के संघ चालक, प्रांत संघ चालक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र सिंह जी। जी धन्यवाद जी। गजेंद्र सिंह जी, कोरोना टाइम्स में आरएसएस और आपकी भूमिका किस तरीके से रही? कोरोना एकदम अचानक इसका आना हुआ जी। और विशेष करके सरकार का जो ऐलान था, तो संघ ने उसको फॉलो करके अपने आप को आगे न रखकर स्वयंसेवकों को ये निर्देश दिया गया कि सरकार की नीतियों का पालन करके उनको सहयोग करें। तो उसमें हमने कुछ कार्यकर्ता दिए और वो कार्यकर्ता अंत तक लगे रहे। कुछ कार्यकर्ता होल टाइमर के रूप में लगे और कुछ कार्यकर्ता बीच बीच में से समय निकाल के लगते थे। भिन्न प्रकार की उन्होंने सहायता उसमें की है। तो हम लोग तो खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही इकट्ठा होकर निर्देश करते थे और फील्ड में जाकर कार्यकर्ता डिस्टेंसिंग बनाकर और अपने आप को बाकायदा मास्क लगाकर सेवा के काम करते थे। तो कई प्रकार के सेवा के काम हैं जो किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे लगभग 4,500 कार्यकर्ता इसमें लगे रहे और ये मुख्य काम तो अप्रैल मई में ही ज़्यादा हुआ। अप्रैल मई में ही ज़्यादा इसका संक्रमण रहा। उसके बाद लगभग स्थिरता आ गई। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले लोग भी लगभग स्थिर हो गए। तो अब नॉर्मल वे में काम चल रहा है। वो 2 महीने जो बड़े स्ट्रगल के थे उसमें कार्यकर्ताओं ने काम किया। 4,500 के आसपास हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे रहे। तो इसमें हमने कई प्रकार के काम किए हैं, मैं आंकड़े उसके गिना सकता हूँ। एक तो हमने जो राशन किट हैं लगभग 70,000 के आसपास हमारे प्रदेश में अब हमारे संगठनों के माध्यम से राशन कार्ड वितरित हुए। फिर ये जो आयुष काढ़ा है उसका भी 500 से अधिक जगह हमने काढ़े का उपयोग कराया। रक्तदान शिविर लगवाए, 422 के आसपास यूनिट रक्त भी दिया है। 12 लाख के आसपास भोजन पैकेट
हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित हुए हैं। घुमंतु जातियां भी हमारे स्टेट में हैं 12-13 जिलों में। तो उनमें लगभग हमने 450 के आसपास परिवारों को कांटेक्ट करके उनकी सहायता की है। मास्क लगभग 11 लाख हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए गए हैं। फिर हमारे प्रदेश में आने वाले जाने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो थे उनकी सहायता की गई है। लगभग दूसरे स्टेट से आने वाले 9,000 के आसपास थे, हमारे प्रदेश से 5,000 के आसपास थे जिनको अतिरिक्त सहायता दी गई है। और हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन है उसके लिए लगभग 16,000 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने ये सैनिटाइजेशन का काम किया है। और लगभग ये जो चिन्ह लगाते हैं डिस्टेंसिंग के, जहां जहां सोशल वर्किंग रहती है, ऐसे लगभग 3,000 स्थानों पे हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की मदद में चिन्ह लगाए गए। और प्रवासी जन सहायता, जो बाहर हमारे स्टेट से बाहर गए लोग हैं वो आते हैं, तो ऐसे लगभग 65,000 लोगों को उसकी सहायता हम लोगों ने की है। कुल मिला के सेवा संस्थान हमारे जो हैं ये 805 केंद्रों पर इनसे संचालित किया गया। और लगभग 1,000 हो जाते हैं अभी तक रिपोर्ट आते आते 800 से। और जो व्यक्तिगत सहायता है, कुछ लोगों को पर्सनल भी सहायता की गई, ऐसे 900 के आसपास लोगों को सहायता की गई। हमने इस स्टेट को 25 केंद्रों में बांटा। सरकारी जिले तो कम है, लेकिन हमने आरएसएस ने इसको 25 सेंटरों में बांटा है। और इस समय हमारे स्टेट की आबादी लगभग 1,18,00,000 है। जब ये स्टेट बना था उस समय 84 लाख थी, वो भी इंक्रीज हुआ। इन सबको ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में फिजिकली जहां नहीं पहुंच सकते थे वहां भी हमारे कार्यकर्ता पहुंचकर उन्होंने सहायता की और अभी भी कर रहे हैं। जी जी, ये तो आपने कोरोना टाइम्स में जो भी आपकी संस्था की तरफ से मदद दी गई, ग्राउंड पर काम किया गया, उसके आंकड़े दिए। राम मंदिर को लेकर जो एक लक्ष्य था, चाहे बीजेपी का हो या फिर आरएसएस का, राम मंदिर बनना जो है वो उसका रास्ता साफ हो गया। अब संघ जो है, संघ परिवार आगे किस बड़े लक्ष्य के बारे में सोच रहा है? एक्चुअली जो संघ परिवार है, जो संघ की मुख्य वर्किंग है, वो तो भारत के नागरिकों में चरित्र निर्माण करना, खासकर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना। और ये राम मंदिर बनना या धारा 370 हटना, ये उसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, बड़े बिंदु भी हो सकते हैं, लेकिन मूल वो नहीं है। तो बड़ा काम है कि ये सारे काम होने के बाद भी अगर नेशनल कैरेक्टर लोगों में नहीं रहा तो ये चीज आई गई हो जाएंगी। जैसे कभी देश गुलाम था, फिर आजाद हो गया, अगर कैरेक्टर वही बना रहा जो गुलामी के समय था, फिर गुलाम हो जाएगा। ऐसी दिक्कतें थी। तो आरएसएस की शुरुआत में ये थी कि नेशनल बिल्ड हो, कैरेक्टर बिल्ड हो, इसके लिए लोगों को खड़ा किया जाए। तो वो काम में आरएसएस अब भी लगा रहेगा। अच्छा, आपने बताया कि कोरोना टाइम्स में किस तरीके से आरएसएस ने मदद पहुंचाई। जो कई मतलब प्रदेशों में बाढ़ जैसी स्थिति, पानी पानी भरा हुआ है, बारिश ने बेहाल कर दिया है। उत्तराखंड से भी कई जो है त्रासदी की तस्वीरें आई कि वहां पर स्थिति कुछ कई जगह पे ठीक नहीं है। देश के और हिस्सों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर किस तरीके से एक्टिव है आपका संगठन? हाँ, यहाँ पर भी हमारे उत्तराखंड में भी बहुत स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, रास्ते बंद हुए हैं। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट सोशल, जो छोटी छोटी यूनिट हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता पहुंच के सहायता करते हैं। बड़े मायनों में तो हम सरकार के पीछे रहकर उनकी सहायता में लगते हैं, ताकि उनको अगर मैन पावर नहीं मिल पाती तो हमारे कार्यकर्ता उनको मिल जाएं। इसके लिए काम करते हैं और कर रहे हैं। तमाम सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, दूसरे प्रदेशों में कोरोना टाइम्स में कैसा काम हुआ है या मौजूदा बाढ़ की स्थिति में कैसा काम हो रहा है, आपका एक आकलन? असल में कोरोना एक आपात स्थिति जैसा है, तो इसमें खाली इसी को लेकर सरकारों को आकलन में नहीं ले सकते। ये तो एक ऐसा बिंदु है कि इमरजेंसी में कुछ भी आपातकाले मर्यादा नास्ती। जो विपत्ति का काल होता है उसमें मर्यादाएं भी ठप हो जाती हैं। इसलिए सरकारों का आकलन जन सहयोग से ही लिया जाता है। इस समय में सरकारों से ज्यादा जनता का दायित्व बन जाता है। हो सकता है सरकारें कम काम करें, लेकिन जन सहयोग के बिना सरकारें भी नहीं चलती हैं। तो इसलिए संघ का ये मुख्य दायित्व रहा कि इस समय सरकारों को साथ हम सहयोग करें। जहां पर हमसे संबंधित वैचारिक सरकारें नहीं है, वहां भी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, इसी विचार को रखते हुए। जी जी जी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं और संघ की तरफ से भी इसके बारे में लगातार बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर।
इस सपने को कैसे इस सपने को कैसे साकार किया जा सकता है? असल में ये मुद्दा जो है बड़ा व्यस्तता वाला है, बड़ा व्यापक मुद्दा है। इसमें देश की बहुत सारी चीजें परिवर्तन करने वाली हैं। जैसे देश की शिक्षा व्यवस्था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। यानी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि लोग नौकरियों की तरफ ना भागकर स्व व्यवसाय की तरफ आए। तो अगर ऐसा होता है तभी इसमें मदद मिल सकेगी। भारत तो पुराना इतिहास ही रहा है कि स्व व्यवसाय में ही ज्यादा खड़ा रहा है। इसलिए अगर भारत उधर आता है तो अपनी मूल संस्कृति की ओर मुड़ेगा, और ये तो अच्छा काम है। संघ तो इसमें सहयोग करता है। नागपुर में एक बड़े स्टेज पर प्रणब मुखर्जी के साथ आप नजर आए थे, तो कैसा उसके बाद आपको रिस्पांस मिला था? हाँ, ये बड़ा विचित्र भी है। मेरे को तो उस समय बड़ा विचित्र सा लगा जब प्रणब मुखर्जी हमारे कैंप में आए। उस जी समय नागपुर के इस कैंप का मैं इंचार्ज था, मुखिया वहाँ का जी। सर्वाधिकारी था। तो पूर्व राष्ट्रपति का एंटर होना और मेरे द्वारा उनको गुलदस्ता देकर स्वागत करना, और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हमारा जब आपस में परिचय कराया, तो विचित्र अनुभूति थी। तो मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद मंच पर गए और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से बहुत सारी बातें पर्सनल भी हुई जो यहाँ कही नहीं जा सकती हैं। बहुत बड़े मूर्धन्य विचारक वो रहे। और वो मंच पे साझा होने के बाद कुछ ऐसी बातें मीडिया में आने लग गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको कहा जाए तो कुछ कैसेट्स भी जारी हुए। उसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे जो कुछ लोगों की आदत है कि आरएसएस पर बीजेपी को सामने रखते हुए अटैक करना। तो उन लोगों ने यह भी जारी करने की कोशिश की कि आरएसएस जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए फर्जी सरदार भी खड़े कर रहे हैं। उसमें से पहला नाम मेरा ही दिखा दिया है कैसेट में। तो फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, भाई देखो लोग मुझे फर्जी सिख कह रहे हैं, आप कैसा समझते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चिंता ना करिए, हम सब सही समझते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं। और समाज में तोड़क शक्तियां तो रहती हैं, वो अपना अलग काम करती हैं, हम लोग अपना अलग काम लगे। जी जी। आरएसएस के बीच आरएसएस का हिंदुत्व का जो नारा है, इस बीच आप एक बड़े सिख चेहरे के तौर पर संघ परिवार में कैसा महसूस करते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरीके से बहुत सारे तंज कसे गए, आप अपना तजुर्बा बताइए। हाँ, तंज तो अभी भी कसे जाते हैं। और जी मेरे को, लेकिन मुझको लगता है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और ऐसी परिस्थितियों में संघ की वर्किंग जो है वास्तव में बड़ी प्रभावी है। क्योंकि जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ, पर्वतीय स्टेट है, लेकिन यहाँ का संघ का मुखिया मैं सिख हूँ। तो आरएसएस की वर्किंग जो है बड़ी साफ है। जो कार्यकर्ता नीचे से काम करता चला आता है उसको ऊपर तक बढ़ाते जाते हैं। वो कितना समय देता है उसके अनुसार उसका दायित्व रहता है। फिर उसका दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मुझे भारत विकास परिषद, एक बड़ा संगठन है संघ का, मैं उसका अभी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ इस समय, अभी अप्रैल से। तो उसकी भी वर्किंग मेरे पर आई है। तो संघ विश्वास करता है अपने कार्यकर्ताओं पर, और जी। उसमें कोई भी क्षेत्रवाद जातिवाद कुछ भी नहीं देखा जाता। और सारी संगठन की शक्ति अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी होती है और हम लोग काम करते हैं। और हमें गर्व रहता है जिस स्टाइल से हम काम करते हैं। क्या लगता है आपको, बाकी जो धर्मों के चेहरे हैं उनको कितना स्पेस मिल पाता है या कितना कनेक्ट वो कर पाते हैं? एक्चुअली क्या है कि आरएसएस का बड़ा स्पष्ट मत है कि आरएसएस इस देश को सशक्त खड़ा करने के लिए हिंदुओं का संगठन करता है। लेकिन हिंदुओं का संगठन हिंदुओं के लिए नहीं करता है, वो तो करेगा पूरे विश्व के प्राणियों के लिए संगठन करता है। लेकिन मूल रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो संगठन है, उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, अगर भारतीय संस्कृति के अनुकूल आते हैं उनको भी संगठित करता है। इसलिए मुस्लिम मंच की भी बात आई। तो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोगों को सशक्त खड़ा करना, ताकि वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को सिद्ध कर सके, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। तो देश भर में जैसे सिखों का औसत अनुपात है, ऐसा संगठन में भी है, तो कम होगा थोड़ा सा। लेकिन ये संघ में किसी का दायित्व पे आना, स्वयंसेवक बनना, ये पर्सनल कांटेक्ट रहता है। संघ छांटता नहीं है कि इस जाति में से उस जाति में से लोगों को इकट्ठा करो, ऐसा कुछ नहीं। जो कार्यकर्ताओं के कांटेक्ट में आते आते लोग जुड़ जाते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो कहीं अनुपात कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो इस समय भी जैसे पंजाब प्रांत में माननीय प्रांत संघ चालक वो सिखी हैं, बेदी जी। बेदी जी। और मैं यहाँ हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे बंगाल से बंगाल का होना चाहिए, केरला से केरला का होना चाहिए, और अन्य स्टेटों से वहाँ के स्थानीय होने चाहिए। लेकिन पर्वतीय मूल में होने के बाद भी इस प्रदेश में एक सिख मुखिया है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया है करके
इतने प्रांतों में 2-2 प्रांत संघ चालक हैं भारतवर्ष के इतने प्रांतों में। जी। लेकिन क्या लगता है आपको, आपने बेदी जी का नाम गिनवाया, आप भी एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड में, लेकिन आरएसएस के साथ संगत कितना कनेक्ट कर पाती है? देखिए, संगत का जो गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त शमशेर सिंह जी थे लखनऊ के, तो उन्होंने ये मत रखा था संघ में कि इस समय हिंदू और सिख वाली खाई बढ़ रही है, तो इस खाई को पाटा जाए, क्योंकि ये 2 मूल चीजें हैं जो देश को खड़ा करेंगी, तो इनमें आपस में पट गए तो कैसे होगा। तो एक मंच पर लाकर वैचारिक एकमत हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय सिख संगत की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय सिख संगत तब से वही काम करता है। राष्ट्रीय सिख संगत मुख्य भूमिका में अपना कोई कार्यक्रम अपने पे नहीं लेता, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में संतों को आगे लाना और विशेषज्ञ लोग जो समाज के, उनको आगे लाके एक कॉमन मंच पे बैठाकर साझी वार्ता करना, ये राष्ट्रीय सिख संगत का लक्ष्य रहता है। उसमें राष्ट्रीय सिख संगत अब भी लगा हुआ है। जी। ये तो आपने राष्ट्रीय सिख संगत की बात बताई। आमतौर पर सिख संगत उत्तराखंड में या पंजाब में या बाकी प्रदेशों में कितना आपके कनेक्ट में आती है? सिख संगत माने आम सिख? जी जी जी। हाँ, तो वो नेचुरली ये बहुत कम है अभी। मैं पूरे देश का मैंने प्रवास किया है, जैसे दक्षिण में जाता हूँ तो वहाँ सिख मत अलग स्टाइल से लगता है, उत्तर भारत में आते हैं तो सिख की दूरी है ये इधर ज्यादा है, जो ये कम होनी चाहिए। और राष्ट्रीय सिख संगत भी ये चाहता है और संघ भी ये चाहता है कि दूरियां कम हो, सांस्कृतिक धरातल पे हम एक खड़े हो जाएं, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। जी जी। कैसा आजकल आपका रूटीन रहता है? कोरोना टाइम्स में आप एक बड़ा ओहदा भी संभालते हैं, रूटीन कैसा रहता है? रूटीन ऐसा रहता है कि लगभग, जैसे मैं हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट भी हूँ, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे घर से बैठकर भी कोर्ट करते हैं, अपने ऑफिस में जाकर भी कोर्ट करते हैं। एक एवरेज 3 से 4 घंटा डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चलता है आजकल। और जो सैटरडे संडे हमें मिलता है, सैटरडे संडे में संगठन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पब्लिक वर्क, इसमें संघ के काम में सैटरडे संडे विशेष रूप से लगते हैं, तो ऐसा समय निकाला जाता है। एवरेज 3 से 4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम काम कर रहे हैं। जो आप शाखाएं लगाते थे या मीटिंग्स करते थे, वो सब प्रभावित हुई होंगी, तो टेक्निक ने कितना साथ दिया? टेक्निक हमारी क्या थी कि बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गई। पहले हम संघ वाले कहते थे कि देखो भाई, मोबाइल का यूज नहीं करना, प्रत्यक्ष जाके मिलो। अब उसके ठीक विपरीत कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष नहीं मिलना, मोबाइल से मिलो। टेक्निक तो जस्ट अपोजिट, उल्टा ही हो गई है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, कांटेक्ट। तो वो कांटेक्ट अभी भी हम लोगों ने बना रखा है, और कांटेक्ट बना रहेगा तो किसी भी काम में किसी को भी कभी भी लगाया जा सकता है। तो वो कांटेक्ट हमारा बना हुआ है, और वो शाखा स्तर पर, मोहल्लों के, बस्तियों के स्तर पर, ग्राम की इकाई है, शहरों में हमने बस्तियां बना रखी हैं, तो 10,000 पर एक बस्ती रहती है, तो उनकी सबकी यूनिट पर हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, नीचे तक कार्यकर्ता कांटेक्ट में रहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।